नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है वर्णमाला। टॉपिक हमारा है वर्णमाला। अब तक हम व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के प्रकरण क्या है हिंदी भाषा में, और इन प्रकरणों पर हमने संक्षिप्त में इनके परिचय पर चर्चा कर ली है। अब हम व्यवस्थित रूप से इनके बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा जो ध्वनि विचार के अंतर्गत जो चैप्टर आता है वो पहला है वर्णमाला। हम वर्णमाला पे बात करेंगे साथियों। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? ध्वनि या वर्णों का व्यवस्थित समूह। मूल रूप से इसे वर्णों का व्यवस्थित समूह ही कहेंगे। वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्यवस्थित समूह क्यों कहा जा रहा है, ये जानने का हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। जब हम कोई माला का निर्माण करते हैं, माला यानी हार जो गले का होता है, जब निर्माण करते हैं तो उनमें मोतियों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। एक व्यवस्थित क्रम होता है। जो नीचे का मोती होता है, मतलब वो इस प्रकार लगाया जाता है कि माला हमेशा गले से लटकी हुई मालूम पड़े। एक व्यवस्थित क्रम में बनाया जाता है। इसीलिए वर्णों को भी एक व्यवस्थित क्रम में जब रखा गया तो उसे नाम दिया गया वर्णमाला। तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, कल भी हमने थोड़ी इस पे बात की थी। भाषा जगत में जो ध्वनि है, अर्थात जो ध्वनित कराए, जो हमें सुनाई दे, जो हमें सुनाई दे, वही क्या होती है? ध्वनि होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है साथियों। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और ध्वनि चिन्ह के रूप, ध्वनि को जिस चिन्ह के रूप में लिखा जाए, ध्वनि को जिस चिन्ह के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं साथियों? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। क्या है ये वर्ण होते हैं। ध्वनि क्या है? एक बार पुनः चर्चा। ध्वनि क्या है? जो ध्वनित कराए, अर्थात जो हमें हमारे कानों को सुनाई दे, वही ध्वनि होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि को जिस चिन्ह के रूप में लिखा जाए, ध्वनि को जिस चिन्ह के रूप में लिखा जाए वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ एक बहुत छोटा सा अंतर है। जब भी इसे आप समझ जाएंगे तो कभी भी आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ध्वनि या वर्ण में कौन छोटा है, आप आसानी से कर लेते हैं। भाषा विज्ञान ने यह बताया है कि भाषा मुख्यतः दो रूपों में होती है। एक होती है लिखित और एक होती है मौखिक। लिखित और मौखिक। और भाषा में पहले लेखन नहीं आया, पहले क्या आया? वाक्य यानी मूक भाषा, मौखिक भाषा आई। पहले मौखिक भाषा का जन्म हुआ, या हम कह लें आगमन हुआ। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान देना होगा कि यदि विकल्प में ध्वनि शब्द मौजूद है, जैसे कि मैं एक प्रश्न लिख दे रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके समक्ष विकल्प होंगे साथियों। वर्ण, ध्वनि, अक्षर,
पद। मान लीजिए कि इस प्रकार से विकल्प आपके समक्ष मौजूद हो जाते हैं। वर्ण भी भाषा की छोटी इकाई, ध्वनि भी भाषा की छोटी इकाई। अभी हमने आपको अक्षर के बारे में नहीं बताया। अक्षर भी भाषा की छोटी इकाई ही एक तरह से होता है। तो यहाँ 3 है, पद है। अब इसमें आप उत्तर किस प्रकार से चुनेंगे? यहाँ कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि एक से अधिक उत्तर, या ए या बी उत्तर, एक या दो उत्तर, 1 2 3 तीनों सही, ऐसे कोई विकल्प नहीं है। अब इनमें से हमें चयन करना है। तो कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आ जाएगी, कुछ साथियों के दिमाग में ये बात आ सकती है, वो ये तो प्रश्न ही गलत है। ये क्या है? प्रश्न ही गलत है। नहीं साथियों, ये प्रश्न गलत नहीं है। ये प्रश्न है जो आपकी तर्कशीलता को जानने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने बताया कि भाषा पहले मौखिक रूप में आई, अर्थात पहले ध्वनि आई। तो जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो वहां हमेशा उत्तर ध्वनि ही सही होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ण नहीं सही है। यदि ध्वनि विकल्प में नहीं होगा तो वर्ण उत्तर सही होगा। वर्ण और ध्वनि दोनों ही विकल्प में नहीं होगा और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो अक्षर अगर विकल्प में है तो वो सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं हम साथियों से कि परीक्षाओं में आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, न्यूनतम इकाई इत्यादि। तो ये केवल शब्दों का खेल है। आपकी तर्कशीलता कैसी है, इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो हम जरा ये जहां तक लगता है समझ में अब आ गया होगा। अभी हम और विस्तार से बात करेंगे इस पर। अब साथियों ये ध्यान देना है कि ध्वनि जो ध्वनित कराए, अर्थात जो हमें सुनाई दे, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि को जिस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे अ, आ, क, ख, ग इत्यादि जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। अब यह भी भाषा की छोटी इकाई है। तो साथियों यह ध्यान रखिएगा, ध्वनि भाषा की छोटी इकाई मौखिक रूप में और वर्ण भाषा की छोटी इकाई लिखित रूप में होती है। अब ध्वनि वर्ण के अतिरिक्त एक और नाम है साथियों जिसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। अक्षर दो शब्दों से दो अलग अलग वर्णों का, अक्षरों शब्दों का मेल है। यहाँ पे एक उपसर्ग है अ और एक शब्द है क्षर। अ का अर्थ नहीं या बिना होता है और क्षर का अर्थ होता है खंडित। तो यानी वे ध्वनियाँ, वे वर्ण जिनका कोई खंडन न हो सके, वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका कोई खंडन न हो सके, वे क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। तो साथियों सभी स्वर और जो व्यंजन होते हैं, अगर कहा जाए तो शुद्ध व्यंजन होते हैं, जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो अक्षर की श्रेणी में आते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये आपकी तर्कशीलता पर ही निर्भर करता है कि आप इनका उत्तर कैसे देते हैं। क्योंकि इनमें मालूम यही पड़ता है कि एक से अधिक विकल्प सही हैं और कोई ऐसा ऑप्शन या विकल्प भी नहीं होता जिसमें ये लिखा हो कि एक से अधिक उत्तर सही है। लेकिन हमें फिर भी उनमें से सही करना होता है। तो जो सबसे निकट होता है, जिसे हम सन्निकट की बात करते हैं, तो जो विकल्प सबसे निकट होता है उसी का हमें चयन करना होता है। ये हमारी तर्कशीलता पर निर्भर करता है। तो साथियों ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब एक शब्द और मिल जाता है कभी कभी, लिपि। लिपि क्या होती है? अब साथियों हम इसकी विस्तृत चर्चा जब भाषा विज्ञान आपको पढ़ाएंगे, भाषा पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे, तो उसमें लिपि पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि लिपि का पदार्पण कैसे हुआ, ये कैसे ये आई, किन किन रूपों में आई और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसका क्या महत्व है, वो क्यों इसका नाम देवनागरी पड़ा। लिपि भाषा को लिखने का ढंग, भाषा लेखन का ढंग।
लिपि का शाब्दिक अर्थ यही होता है साथियों, भाषा लेखन का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाती है, यानी भाषा को जिन रूपों में जिन तरीके से लिखा जाता है वो लिपि कहलाती है। और हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। और अगला जो हमारी अगली हम जो बात करेंगे साथियों वो ये ध्यान देने योग्य है, अब हम बात करेंगे वर्णमाला की, जो हमारा मूल टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। अभी हमने आपको बताया साथियों कि जिस प्रकार से हम गले का हार या माला बनाते हैं तो उसमें चुन चुन के मोतियों को पिरोते हैं, एक के बाद एक एक क्रम से लगाते हैं और एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं ताकि माला देखने में सुंदर लगे, सहज लगे। उसी प्रकार से वर्णमाला में भी ध्वनि वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखा गया है ताकि जो भाषाई विषमता है वो किसी भी व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न न हो। अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी ध्वनियों को, जिन्हें बोलने में बिल्कुल आसानी हो, उन्हें रखा गया है। धीरे 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 हम देखेंगे हिंदी भाषा में कि जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में कहीं ना कहीं, जैसे हम बड़े हैं तो आसानी से बोल दें कि बच्चों के समक्ष ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। छोटे बच्चों के समक्ष जब आप किसी छोटे बच्चे को ध्वनि का बोध करा रहे हैं, वर्णमाला अल्फ़ाबेट का बोध करा रहे हैं, तो आप इस बात को देखेंगे। और एक व्यवस्थित समूह क्रम में रखने के कारण ही हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ चुका है साथियों कि निम्न में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम है। तो अगर आपको विकल्प में हिंदी दिख जाए तो बिना एकदम डरे भयभीत हुए लिख दीजिएगा भाई हिंदी हमारी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। अब वर्णमाला में मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के वर्ण होते हैं साथियों। एक वर्ण होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है साथियों व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो साथियों हम जरा सा चर्चा करेंगे स्वर वर्ण के बारे में और जरा सा ही चर्चा यहाँ पे अभी होगी व्यंजन वर्ण के बारे में, फिर विस्तृत से स्वर और व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा या सहयोग के हो जाए। सहयोग का मतलब है किसी वर्ण के सहयोग से। सहयोग जो यहाँ लिखा हुआ है साथियों, इसका मतलब है किसी वर्ण के सहयोग से, यानी ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध बाधा के होता है और ना तो किसी वर्ण का इनको उच्चारित करने के लिए ना ही किसी दूसरे वर्ण का सहयोग लिया जाता है, ऐसे वर्ण जो होते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से किया जाए यह होता है। व्यंजन वो ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से ही होता है। जैसे हम पढ़ते हैं व्यंजन जो हिंदी के होते हैं, क अ आ जाता है साथियों, हम ऐसे नहीं पढ़ते क क ग ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। तो व्यंजन को शुद्ध रूप में उच्चारित करने के लिए, सही से उच्चारित करने के लिए हमें स्वर वर्ण का सहयोग लेना पड़ता है, यानी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कुल 11 होती है
और व्यंजन जो होते हैं मूल रूप से इनकी संख्या 33 होती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कुल संख्या हो जाती है साथियों 44। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में या वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। जब वर्ण पूछेगा तो स्वर और व्यंजन दोनों जोड़ा जाता है। 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलके कुल वर्णों की संख्या साथियों बना लेते हैं आपके 44 कुल वर्ण। इस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से 44 हैं, कैसे यह अधिक होते हैं, कैसे 52 होते हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, यह चीज जो आपके समक्ष है, स्वर क्या है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा अथवा बिना किसी वर्ण के सहयोग के होता है वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से किया जाए वे व्यंजन वर्ण होते हैं। इनकी मूल संख्या 33 और इनकी जो संख्या है वो 11 होती है। कुल मिला करके ये कुल स्वर है, मूल स्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुल स्वर ये कुल व्यंजन। जब कुल स्वर कुल व्यंजन मिलते हैं तो ये पूछा जाता है कि मूल वर्णों की संख्या वर्णमाला में, तो मूल वर्ण बन जाते हैं ये। ठीक है साथियों, ये बन जाता है मूल वर्ण। मूल वर्ण की संख्या कितनी है 44 है। अब हम स्वर के बारे में बात करेंगे। केवल जो हमारी बात होगी साथियों वो स्वर के बारे में होगी। स्वर क्या होता है, तो ये तो हमने जान लिया कि स्वर होता क्या है, और जहां तक हमें लगता है कि आप सबको यह स्पष्ट भी हो गया होगा कि स्वर क्या होता है। अभी हमने बताया कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 11 की संख्या में होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है साथियों, ये होंगे 11 स्वर जो होते हैं। इन स्वरों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया साथियों, यानी स्वर के मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है मूल या ह्रस्व या लघु स्वर। इन 11 में से ही ये स्वर हैं साथियों। ऐसे स्वर या वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। तो जरा देखिए इन 11 में कौन कौन से हैं, हम उन्हें अभी नीले से गोला कर दे रहे हैं। अ, इ, उ, री। ये जो 4 स्वर हैं साथियों, ये क्या है हमारे लघु स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है 4 है। अब नंबर जो 2 पे आएगा साथियों वो होता है दीर्घ या संयुक्त दीर्घ या संयुक्त स्वर। अब यहां शेष स्वर जो बचे हुए हैं 11 में से अगर हम 4 निकालें 7 बचते हैं जिन पर गोला नहीं किया गया है या जिनको हम अभी रेड से अंडरलाइन कर दे रहे हैं,
ये क्या है? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो दीर्घ या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अभी यहाँ पे छोटी सी बात हमें ध्यान रखना, संयुक्त क्यों कहा जाता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ या संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये दो स्वरों के सहयोग से बने होते हैं। दीर्घ या संयुक्त स्वर दो स्वरों के सहयोग से बने हैं, ध्यान रखिएगा, बोले नहीं जा रहे, बने हुए हैं। और इनमें कौन कौन से होंगे? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और साथियों है एक औ। हम जरा यहां ध्यान देंगे, जो ये बने हुए स्वर हैं इनमें सभी स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है, किंतु इनमें से 4 स्वर ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। उसका भी कारण है क्यों कहा जाता है। दो स्वरों के सहयोग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, किंतु दो अलग अलग स्वरों के सहयोग से बने हुए स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो अलग अलग स्वरों के सहयोग से बने। अ का निर्माण अ और अ के योग से होता है। ई का निर्माण ई और ई के योग से होता है। ऊ का निर्माण ऊ और ऊ के योग से होता है। ए का निर्माण अ और ई के योग से होता है, ई के योग से होता है। ऐ का निर्माण अ और ए के योग से होता है। ओ का निर्माण अ और ऊ के योग से होता है। औ का निर्माण अ और ओ के योग से होता है। तो जरा देखिएगा साथियों, यहां स्वरों में समानता है। किंतु यहां से यहां यानी ए, ऐ, ओ, औ इन स्वरों में समानता नहीं, ये असमान स्वर के योग से बने हैं। असमान स्वर के योग से बने। तो स्वर वर्ण में जो संयुक्त स्वर कहे जाते हैं वो ये 4 होते हैं साथियों, ए, ऐ, ओ, औ, जो कि असमान स्वर के योग से बने होते हैं। हम 7 के 7 स्वरों को दीर्घ स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर के साथ साथ इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इन 7 स्वरों को दीर्घ के साथ साथ संधि स्वर भी कहा जाता है। कारण इतना है साथियों कि यह 2 स्वरों के सहयोग से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ या संधि अथवा संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर कहने का मूल कारण साथियों बस इतना है कि वे स्वर जो असमान स्वर के योग से बने होते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो असमान स्वर के योग से बने होते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। 2 स्वरों के योग से बने हुए स्वर जो होते हैं वो दीर्घ या संधि स्वर कहलाते हैं। तो इनकी संख्या 7 और 4 मूल या ह्रस्व स्वर हैं। तो साथियों 4 और 7 मिलके कुल 11 हो जाते हैं। नंबर 3 पर जो हमारा है स्वर, जिसे हम प्लूत स्वर कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं साथियों। ऐसे स्वर या ऐसा कोई स्वर जिनके उच्चारण में उपर्युक्त दोनों स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, मूल स्वर से भी की अपेक्षा और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है। इसका जो चिन्ह होता है खासकर हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हिंदी के गिनती 3 की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह होता है, ये जहाँ लगा होगा आप जान जाएंगे आसानी से कि
इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगाना है। मंत्रोच्चारण में सर्वाधिक इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ओम। अब ओ को हमने काफी देर तक उच्चारित किया तो यहां ओ क्या हो जाएगा साथियों, प्लूत स्वर की श्रेणी में आ जाएगा। आप अक्सर देखे होंगे गांव में जब कोई किसी को बुलाता है तो अंतिम ध्वनि को, कोई दूर, मतलब बुलाने का मतलब कोई दूर हो थोड़ा, जब हम उसे बुलाते हैं तो उसका नाम लेकर के जो भी नाम होता है ये ऐसी ध्वनि करते हैं लास्ट में, तो वो ए शब्द जो होता है वो भी प्लूत का निर्माण कर देता है। ठीक है, यानी वे स्वर जब हम इन्हें देर तक उच्चारित करने लगे तो वो प्लूत की श्रेणी में आ जाते हैं। तो चूंकि कोई विशेष चिन्ह हिंदी में इसका प्रयोग इनका हिंदी भाषा में बहुत कम प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके चिन्ह के रूप में ये हिंदी के 3 की तरह लिखा जाता है। ये इसके एक आध दो शब्द होते हैं, हम और भी इसे बात कर लेंगे। तो जो स्वर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के, मूल या ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ संधि या संयुक्त स्वर, और तीसरा है प्लूत स्वर। ठीक है साथियों, तो आज का यह वीडियो यहीं तक। आगे हम अभी स्वर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, कि स्वर अभी भी उच्चारण, प्रयत्न, ओष्ठाकृत, जिह्वा प्रयोग के आधार पर वो किन किन रूपों में होते हैं। तो साथियों नमस्कार, आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।